नमस्कार बच्चों, आज हम लोग एसएससी एमटीएस के बारे में ए टू जेड सारी डिटेल्स इस एक पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। चाहे एमटीएस 2026 को लेकर आपके मन में यह डाउट है कि कौन फॉर्म भर सकता है, क्या होती है सर एज लिमिट, क्या होता है एग्जाम पैटर्न, क्या होता है सिलेबस, कब नोटिफिकेशन आएगा, क्या होता है सर एमटीएस और हवलदार में क्या डिफरेंस है, या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है, एक एक मुद्दे पर करेंगे डिटेल चर्चा। सिर्फ इस वीडियो में आपके सारे एमटीएस के संबंध में डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आइए तो सबसे पहली बात, एसएससी एमटीएस 2026 जो कंडक्टिंग बॉडी है वो कौन सी है बच्चे? तो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इस एग्जाम का फुल नेम क्या है? एमटीएस मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस। ठीक है जी। अच्छा, अगली बात, अब यहां पे एक होता है एमटीएस और एक होता है हवलदार। अब सबसे पहला क्वेश्चन कि सर दोनों में डिफरेंस बताओ। देखो क्या होता है, जब हम बात करते हैं मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ, तो यहां पे ना सिविलियन ड्रेस में आप अपना कामकाज करते हो। यहां पे आपका मेन काम रहता है ऑफिस के जो काम होते हैं, फाइल्स हैंडल करना, डॉक्यूमेंट्स हैंडल करना, फाइल्स को प्रॉपर मैनेज करना, मेंटेन करना, रिकॉर्ड्स को कंप्यूटर ऑपरेट करने से संबंधित कार्य हो सकते हैं। सिविलियन ड्रेस में काम करते हो। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं हवलदार, तो यहां पर बच्चे आपको क्या मिलती है? वर्दी मिलती है, यानी ये वर्दी वाली नौकरी है, यूनिफॉर्म मिलती है। और इसीलिए क्योंकि यहां पे आपको यूनिफॉर्म मिलती है, इसलिए आपको यहां पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी देना पड़ता है। यानी कि यहां पे आपको कोई फिजिकल टेस्ट नहीं देना है, सिर्फ आपका एक पेपर 1 होगा जिसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। वही पेपर 1 यहां पे भी होता है, तो पेपर 1 दोनों में कॉमन है। लेकिन आप हवलदार के लिए अगर जाना चाह रहे हो तो फिर पेपर 1 के बाद आपको फिजिकल टेस्ट भी देना पड़ेगा, जबकि यहां पे केवल और केवल एक पेपर है, कोई दूसरा लेवल नहीं है, फिर सीधे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला स्टेज है। तो यहां पर पेपर 1 होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होंगे और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यहां पे एक स्टेप ज्यादा है, वो है फिजिकल टेस्ट, क्योंकि यहां पे हवलदार है। और यहां पे आप क्या करते हो कि जैसे कहीं कोई रेड पे जाना हो, तो यहां पे आप हवलदार के रूप में उन रेड ऑपरेशंस में असिस्ट करते हो। इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आगे और आपको दूंगा, अभी मैंने आपको एक बेसिक बात तो बता दी है। अब बात करते हैं एग्जाम टाइप नेशनल लेवल का होता है, लेकिन ध्यान रखें यहां पे जब आप फॉर्म फिलिंग करते हैं तो यहां पे आप दूसरे राज्य भी फिल कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम होता है जीडी और एक एग्जाम होता है आरआरबी ग्रुप डी। तो एक होता है एसएससी जीडी और आरआरबी ग्रुप डी। तो एसएससी जीडी और आरआरबी ग्रुप डी में क्या होता है, आप सिर्फ एक ही राज्य से भर पाओगे जहां से आप हो, यानी डोमिसाइल वहां पे लगता है। तो वहां पे आप दूसरे राज्य सिलेक्ट नहीं कर सकते कोई प्रेफरेंस में, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, इसलिए जिस राज्य से आप हो उसी राज्य के लिए आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन एमटीएस की शानदार बात यह है कि यहां पे आप अगर अपने ही राज्य में पोस्टिंग चाहते हो तो आप उस राज्य को ऑब्वियस सी बात है ऊपर रखोगे, लेकिन यहां पे आप दूसरे राज्यों को भी प्रेफरेंस में सेकंड, थर्ड, फोर्थ के हिसाब से डाल सकते हो। तो ये चीज जीडी में नहीं है, आरआरबी ग्रुप डी में नहीं, तो यहां पे आप दूसरे राज्य भी डाल सकते हो। तो यहां पे कट ऑफ देखा जाता है कि जैसे मान लो आपके मार्क्स आए हैं एक्स और आपने जो सबसे पहला राज्य ऊपर रखा है वो आपकी इच्छा, आप कोई भी राज्य रखो। अधिकतर लोग ऑब्वियस सी बात है अपना होम स्टेट रखेंगे, हर कोई अपने ही राज्य में नौकरी करना चाहता है, अपने घर परिवार के दोस्तों के आसपास, तो अधिकतर लोग ऐसा करेंगे। लेकिन आप जो भी राज्य रखोगे वो आपकी इच्छा। अब जैसे आपके मार्क्स कितने आए बच्चे, ये हैं आपके मार्क्स एक्स, और जो आपने सबसे पहला स्टेट रखा है तो वहां पे कट ऑफ गया है y। तो ध्यान देंगे, अगर तो x ग्रेटर देन y है, यानी जो आपके मार्क्स आए हैं वो उस राज्य के कट ऑफ से ज्यादा है और वहां पे उतने वेकेंट पद भी थे, तब तो आपको वो राज्य में भर्ती मिल जाएगी। लेकिन इन केस ऐसा नहीं होता है, तो आपके मार्क्स कम है और जो कट ऑफ गया है उस पहले राज्य में तो वो कट ऑफ ज्यादा है, तो अब आपको बेटा फर्स्ट जो राज्य है वो नहीं मिल पाएगा। फिर आपका सेकंड राज्य जो आपने प्रेफरेंस डाली है फिर उसमें कट ऑफ देखा जाएगा। ठीक है, अब जैसे सेकंड राज्य में जो कट ऑफ है मान लो वो है जेड मार्क्स, तो देखा जाएगा क्या आपके पास जो x है क्या वो ग्रेटर देन z है और उतने पद भी वहां पे वेकेंट है, तो बिल्कुल अब आपको सेकंड राज्य मिल जाएगा। और अगर यहां पे भी z भी ज्यादा है, मतलब दूसरे राज्य में जो कट ऑफ गया है वो भी ज्यादा है, आपके उतने नंबर भी नहीं है, फिर थर्ड राज्य देखा जाएगा। तो यहां पे इस तरीके से ये चीज चलती है, तो आप अलग अलग स्टेट्स डाल सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
10th पास मात्र। यहां पर कोई ITI सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, आपको कोई और चीज नहीं चाहिए, सिर्फ आपको 10th पास होना है। आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए रहेगा कोई भी अलग से, सिर्फ और सिर्फ 10th पास जो बच्चे हैं तो वो ये पेपर बिल्कुल दे सकते हैं। GD में भी ऐसा होता है। और अभी हम लोग MTS की बात करें तो 10th पास अगर आप हो बच्चे तो आप बिल्कुल MTS एग्जाम दे सकते हो। नेक्स्ट बात अगर हम करें एज लिमिट, तो यहाँ पे एक ही बड़ा सवाल आपके मन में, तो 18 से 25 साल और 18 से 27 साल। तो देखो MTS के जो अधिकतर पद हैं उनमें 18 से 25 साल, तो ये होती है 18 से 25 साल की आपकी लिमिट। किसमें? अधिकतर में। अधिकतर में तो ये कहानी है, लेकिन कुछ ऐसे पद होते हैं जहां पे 18 से 27 का आपका एलिजिबिलिटी रहता है। साथ साथ कुछ MTS के पद जो 18 से 27 हैं वो तो हैं ही, और हवलदार का जो आपका पद है तो वहां पे भी 18 से 27 की एज लिमिट होती है। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, रिलैक्सेशंस तो मिलते ही हैं कैटेगरी वाइज। तो जैसे अगर आप SC ST कैटेगरी के हो तो जो अभी मैंने 18 25 18 27 बताया वो अनरिजर्व जनरल के लिए। SC ST के हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC कैटेगरी के हो तो 3 साल का। फिर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हो जनरल कैटेगरी में 10 साल का। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज भी और OBC कैटेगरी से हो तो 13 ईयर्स का। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के साथ SC ST तो 15 साल का यहाँ पे आपको मिलता है एज रिलैक्सेशन एंड सो ऑन। तो आप ये रिलैक्सेशन भी हासिल करते हैं अगर आप इस किसी कैटेगरी में हैं। अब ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया MTS और हवलदार में क्या है। तो MTS एक प्योरली डेस्क जॉब है, ऑफिस जॉब है। सही बात है, सिविलियन ड्रेस में यहाँ पे आप काम करते हो। ठीक है, एक बड़ा जो डाउट रहता है कि सर यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि झाड़ू लगवाते हैं, सफाई करवाते हैं। नहीं बच्चे, वो सफाई कर्मचारी अलग होते हैं। सर हमसे चाय बनवाएंगे, ऐसा नहीं है। MTS में वैसे काम नहीं है। यहाँ पे आप ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइल्स, कंप्यूटर असिस्टेंस, ये सब काम करते हो। स्टैंडर्ड आपकी डे शिफ्ट होती है। जबकि हवलदार में आपका फील्ड जॉब होगा, क्योंकि जैसा मैंने ही बताया आप असिस्ट करोगे ऑफिसर्स को जब कोई रेड्स वगैरह होंगी, है ना, कोई टैक्स रेड है, एक्साइज है। क्योंकि यहाँ पे आप MTS में, हवलदार में आप कहीं पे भी प्लेस किए जा सकते हो, है ना, कहीं पे भी। तो जो पद आपको CGL से, CHSL से जिन मंत्रालयों में मिलते हैं उन्हीं मंत्रालयों में आप जाते हो MTS में। लेकिन CGL CHSL में आपका जो पोस्ट होता है वो ऊपर होता है, और MTS में आप हायरार्की में नीचे में आते हो, लेकिन मिनिस्ट्रीज तो वही रहती हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे ओकेजनल नाइट ड्यूटी भी आपकी हो सकती है। ओके, लेकिन यहाँ पे साफ लिखा है कि ये कोई सिक्योरिटी गार्ड का रोल नहीं होता कि आपको बोल दिया गया कि आपको सिक्योरिटी गार्ड बना दिया, नहीं। तो आपको कोई प्रीमाइसिस को सिक्योर करने का काम दिया जा सकता है कि ये डॉक्यूमेंट्स की निगरानी रखनी है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये आपका काम हो सकता है। बाकी ये कोई सिक्योरिटी गार्ड वाला रोल नहीं है हवलदार का। चलो अगली बात करें तो एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है जिसको हम लोग शॉर्ट में CBE बोलते हैं। एक पेपर आपका होगा, ये MTS और हवलदार में कॉमन है। अब देखिए इसमें है सेशन 1 और सेशन 2। तो जो सेशन 1 होता है यहां पर ये है बेसिकली आपका मैथ्स, तो न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी जिसको हम कहते हैं मैथ्स, और दूसरा जो आपका है वो है रीजनिंग। तो ये है सेशन 1 में मैथ्स और रीजनिंग का पेपर। 20 क्वेश्चन मैथ्स के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा बच्चे? तो एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। तो एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, तो इसलिए 60-60। अब यहाँ पे अब देखो शानदार बात क्या है, जो सेशन 1 में जो मैथ्स रीजनिंग का पेपर है ये मात्र आपका क्वालिफाइंग है। क्या है बच्चे? ये क्वालिफाइंग है। कितनी शानदार बात है। यानी इसका ये मतलब है कि जिन बच्चों को मैथ्स और रीजनिंग से लगता है डर, तो उनके लिए तो ये अच्छा एक ऑप्शन है क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर है। यहां पे जनरल कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनको 40 क्वेश्चन में से अगर वो 12 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं तो यहां पे वो क्वालिफाई कर जाते हैं। उसके ऊपर आप जितना सही कर रहे हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं बेटा। इससे मेरिट नहीं बनेगी, इससे सिर्फ आप क्वालिफाई कर रहे हो, कोई मेरिट नहीं बन रही। अगर आप 40 में से 40 भी बना लेते हो तो आप सोचो कि जिसका मैथ्स और रीजनिंग कमजोर है उसके लिए तो ये बहुत शानदार पेपर है। और ये तो मैंने जनरल के लिए बोला 40 में से 12, और ऐसे ऐसे बच्चे हैं बेटा जो अकेले रीजनिंग में ही 20 में से 12 क्वेश्चन बना लेंगे, भले ही मैथ्स उनका बिल्कुल बेकार हो। तो इसलिए यहाँ पे मैथ्स रीजनिंग वाले जो कमजोर छात्र हैं तो उनके लिए एक अच्छा विकल्प है। ओबीसी के लिए 10 क्वेश्चन करने पड़ते हैं आपको, तो जनरल में तो 12 है, ओबीसी के लिए और कम है। और एक और शानदार बात है कि सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, तो इसलिए आपको पेपर जो है वो छोड़ के नहीं आना है सेशन 1 का,
क्योंकि कोई सेंस उस चीज का है नहीं, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो इसलिए अगर आप थोड़े सा रिस्क भी ले रहे हो तो कोई दिक्कत है नहीं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आप लगा के आओ, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे 40 के 40 टिक करके आओ। तो मैथ्स और रीजनिंग यहाँ पे है और क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है जी। 45 मिनट्स का समय मिलेगा इन 40 क्वेश्चन को करने के लिए। अब आ जाओ कि मेन खेल कहां पे हो रहा है। तो मेन खेल कहां पे हो रहा है बच्चे, सेशन 2, यहां से आपकी मेरिट तय होती है, यहां से आपकी रैंक निकलती है, ठीक है। अब यहां पर है एक जनरल अवेयरनेस और एक है आपका इंग्लिश। यहां पे 25-25 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन यहां पे अगेन 3 मार्क का है, यानी 75-75 मिला के 150 मार्क्स। तो बच्चे ये 150 मार्क्स से ही बनेगी आपकी मेरिट, आपकी रैंक। अगेन 45 मिनट्स का समय मिलेगा। तो जो बच्चे जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। यहां पर बेटा नेगेटिव मार्किंग होती है तो आपको अलर्ट रहना है, और नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब क्या होता है कि आपको जब सही क्वेश्चन के कितने मिल रहे हैं, एक सही क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो आपको गलत के कितने डिडक्ट हो जाएंगे, -1, तो 1/3 हो गया ना। तो -1 की यहाँ नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो यहाँ पे आपको अलर्ट रहना है, अननेसेसरी रिस्क नहीं लेनी है, ठीक है जी। तो ये हमने पूरी बात कर ली। ये जो हमने एग्जाम का जो सीबी है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1, ये देख लिया। अब ध्यान से सुनना, पेपर 1 जो आपका ऑनलाइन होता है ये एमटीएस और हवलदार दोनों के लिए एक ही साथ होता है, ये कॉमन है, सभी बच्चों को देना पड़ेगा, जो एमटीएस के लिए, हवलदार के लिए कहीं पे भी जो इच्छा रखते हैं। लेकिन अब इसके बाद आता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये बच्चे सिर्फ हवलदार के पोस्ट के लिए ही है, तो ये एमटीएस वालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ हवलदार के लिए है। अब ध्यान दो, तो जो बच्चे मान लो पेपर 1 में क्वालिफाई कर ले रहे हैं, और पेपर 1 में मतलब है कि जो पेपर 1 के 2 सेशंस हैं, तो सेशन 1 में उनने मैथ्स रीजनिंग में भी क्वालिफाई कर लिया और सेशन 2 में उनका सही मेरिट में आ गया है, तो फिर उनको बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए। तो उनका मेरिट में आ गया है सेशन 2 में, यानी जनरल अवेयरनेस इंग्लिश में उनके अच्छे मार्क्स हैं, तो फिर यहाँ पे उनको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब जरा ध्यान दें, तो जो बच्चे हवलदार बनना चाहते हैं उनके लिए जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, जिसको पीईटी कह रहे हैं, तो यहाँ पे जो पुरुष हैं उनके लिए बच्चे 1600 मीटर 15 मिनट में चलना, जो कि कोई टफ चीज नहीं है। 1600 मीटर 15 मिनट में चलना ये बिल्कुल साधारण सी चीज है, ये आपके पास होना चाहिए। ये आपको 15 मिनट में 1600 मीटर चलना है वॉकिंग में। और यही अगर महिलाओं की बात करें तो 1 किलोमीटर, यानी यहाँ पे 1000 मीटर चलना है, तो डिस्टेंस भी कम चलना है महिलाओं को और समय भी 5 मिनट ज्यादा है, 20 मिनट में 1000 मीटर चलना है। फिर साइकिलिंग में बच्चे 8 किलोमीटर 30 मिनट्स में आपको करना है, तो 8 किलोमीटर 30 मिनट्स, और दूसरी तरफ महिलाओं के लिए 3 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। ये हो गया आपका पीटी। फिर हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो यहाँ पे आपका हाइट, चेस्ट, वेट, ये कुछ चीजें होती हैं। तो हाइट में बात करें, मेल 157.5 सेंटीमीटर, तो हाइट बच्चे आपकी इतनी मिनिमम होनी ही चाहिए। यहाँ पे कुछ लोगों को रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे गोरखा, जैसे गढ़वाल, है ना, असमी, या कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्यों? क्योंकि वहां पे हम देखते हैं कि वहां पे वैसे ही हाइट्स कम है नेचुरली उस क्षेत्र में, इसलिए वहां पे कुछ रिलैक्सेशंस होते हैं। बाकी जनरली बात करें 157.5। बाकी फीमेल्स के लिए क्या हाइट है, 152 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। फिर चेस्ट की बात करें 76 सेंटीमीटर, ये अनएक्सपेंडेड है, फिर एक्सपेंशन होने के बाद 81 तक जाता है, प्लस 5 सेंटीमीटर का वो एक्सपेंशन का लिमिट है। तो चेस्ट आपका 76 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड कैटेगरी वाले में, है ना। अब वेट की बात करें तो यहाँ पे महिलाओं के लिए मिनिमम 48 किलो है, बाकी चेस्ट में महिलाओं के लिए ऐसा सच कोई चीज नहीं है, और वेट में 48 केजी मिनिमम होना चाहिए। तो ये हो गया आपका पीटी और पीएसटी। तो जो बच्चों के सामने एक बहुत बड़ा टेंशन रहता है कि पीटी और पीएसटी क्या है, तो वो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं बच्चे सिलेबस। तो ये एमटीएस 2026 का जो सिलेबस है, तो वो क्या सिलेबस है, तो इंग्लिश में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन दी ब्लैंक्स, स्पेलिंग्स, फ्रेजेस, इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग। रीजनिंग में क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, मैट्रिक्स, वर्ड फॉर्मेशन, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, मिसिंग नंबर्स, पजल्स, डायरेक्शन, नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग। जनरल अवेयरनेस में बात करें बच्चे, साइंटिफिक इन्वेंशन, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ऑनर्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री, जनरल पॉलिटी, करंट अफेयर्स। और फिर हम लोग बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स, तो मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, इंटरेस्ट, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, डेटा इंटरप्रेट
इंटरप्रिटेशन, मिक्सचर प्रॉब्लम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री। तो ये हो गए आपका जो कि इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और मैथ्स में क्या क्या है तो वो मैंने आपको बता दिया। तो सिलेबस वाली चीज भी आपकी यहाँ पे सेटल हो गई। अब एग्जाम किस लैंग्वेज में होता है तो एसएससी एमटीएस एग्जाम बच्चे 15 लैंग्वेजेस में होता है, जिसमें आप इंग्लिश, हिंदी, तो ये तो 2 लैंग्वेज हैं ही, इनमें से किसी में पेपर दोगे। लेकिन इनके अलावा 13 रीजनल लैंग्वेज, 13 क्षेत्रीय भाषाएं हैं, तो इनमें से भी आप किसी में पेपर दे सकते हो। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अब जब मैं बात करता हूं कि जो इंग्लिश का पेपर होगा वो तो इंग्लिश में ही होगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है भाई। अगर आप हिंदी भी ऑप्ट करते हो तो लेकिन जो इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर है, जो सेशन 2 में हमने देखा 25 क्वेश्चन 75 मार्क, वो तो आपका इंग्लिश भाषा में ही होगा। बाकी जो आपके क्वेश्चन है मैथ्स, रीजनिंग और जो जीएस के हैं तो वो बिल्कुल आपके बच्चे क्षेत्रीय भाषाओं में। चल आए आगे बढ़े, तो एक ये बात हो गई। अब यहाँ पे जो मैंने जॉब प्रोफाइल आपको बता दी, तो हवलदार की तो आपको मोटा मोटे रूप से क्लियर है। एमटीएस में थोड़ा सा और क्लैरिटी लेते हैं। फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स करना होगा, जनरल क्लीनलीनेस सेक्शन की जो भी आपको दिया जा रहा है संभालने को वो रखनी पड़ेगी। फाइल्स, पेपर्स को कैरी करना पड़ेगा विद इन दी बिल्डिंग, फोटोकॉपिंग, सेंडिंग ऑफ फैक्स, अदर नॉन क्लरिकल वर्क, रूटीन ऑफिस वर्क में आपको असिस्ट करना है सीनियर अधिकारियों को, इंक्लूडिंग ऑन कंप्यूटर, डिलीवरी ऑफ डाक आउटसाइड द बिल्डिंग, वॉच एंड वॉट ड्यूटीज अपने सेक्शन पर कभी निगरानी रखना, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ रूम्स वगैरह। तो ये सब आपका मोटा मोटा वो है जिसको हम कहते हैं जॉब प्रोफाइल। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, तो हायरार्की में आप अपने ऑफिस में तो नीचे स्तर पे आप काम कर रहे हो, लेकिन इस एमटीएस में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप एमटीएस एग्जाम क्लियर करने के बाद कुछ और बेहतर कर सकते हो। क्योंकि कई सारे सीजीएल वाले बच्चे भी एमटीएस का फॉर्म डालते हैं, तो वो मूर्ख नहीं है। और ऐसे में आपको कई उदाहरण बता देता हूं कि जहां पे बच्चे ने एमटीएस क्लियर किया और एमटीएस क्लियर करने के बाद उसने नौकरी ज्वाइन करने के बाद वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बढ़िया मिलता है, पढ़ने का बहुत समय मिलता है, क्योंकि एमटीएस में आपकी डे शिफ्ट है और दिन के दौरान भी आपको बहुत समय मिलता है, और उसके बाद तो फुल समय है ही शिफ्ट खत्म होने के बाद। तो कई सारे बच्चे एमटीएस में एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल करने के बाद फिर सीजीएल या अन्य एग्जाम्स क्रैक करते हैं। तो इसलिए एमटीएस को हल्के में नहीं लेना है, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफर करता है, और दूसरी बात आप भविष्य के अपने प्रिपरेशन को जारी रख सकते हो, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अभी हम और उस पर चर्चा करेंगे। अब आ जाओ सैलरी क्या रहती है, क्योंकि एक ही कंसर्न रहता है भाई सैलरी क्या है। तो देखो अब इसमें सैलरी जो आपके पास रहने वाली है, तो जो इसका बेसिक पे रहता है वो 18,000 रहता है। बाकी यहाँ पे अलग अलग अलाउंसेस के जुड़ने के बाद इन हैंड सैलरी जो रहेगी वो लगभग आपका मान के चलो 20,000 से 31-32,000, तो 20 से 32,000 आती है। लेकिन वो डिपेंड करता है आप किस सिटी में काम कर रहे हो। तो जो एक्स सिटीज होती है मेट्रो, वहां पे आप 26 से 32,000 मान सकते हो, वाई सिटी में 24 से 28,000, जेड सिटी में 22 से 26,000। तो कुल मिला के बच्चे यहाँ पे सैलरी डिपेंड करती है आपकी सिटी कौन सी है। अच्छा, फिर यहाँ पे फर्स्ट प्रमोशन आफ्टर 3 इयर्स ऑफ सर्विस, इसमें 1900 रुपए का इंक्रीमेंट होता है। सेकंड प्रमोशन आफ्टर 3 इयर्स ऑफ सर्विस और फिर 2000 का इंक्रीमेंट होगा। थर्ड प्रमोशन उसके बाद 5 साल की सर्विस करी आपने तो 2400 का इंक्रीमेंट। तो ये यहाँ पे कुछ प्रमोशन की भी बातें हो गई। तो जो सैलरी रहती है एमटीएस में 20 से 32,000 के बीच में इनहैंड सैलरी रहेगी आपको। अब बात करते हैं, तो ये एमटीएस के जो पद होते हैं ग्रुप सी, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्टेरियल पोस्ट कहलाते हैं, ग्रुप सी पोस्ट है। अब जो मैं आपको कह रहा था, देखो कोई भी ना काम छोटा बड़ा नहीं है कि जब तक हमने वो किया नहीं, तो ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि अरे यार ये तो मैं इग्नोर कर रहा हूं। पहले आप क्लियर करो एमटीएस का पेपर, उसके बाद आप फैसला करो आप ज्वाइन करोगे कि नहीं। बाहर से ही किसी जॉब को कह देना कि अरे ये तो बेकार है, ये तो बेकार लोग जॉब है, अरे आपने क्लियर किया है नहीं, इसको भी क्लियर करने में पसीने छूट जाते हैं। कंपटीशन लेवल बहुत अच्छा है, इसलिए मैं कह रहा हूं सीजीएल वाले बच्चे भी कई सारे इनको भरते हैं और क्रैक करते हैं, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है। तो आप क्या करोगे, तो आप दूसरे एग्जाम्स दे सकते हो। तो ये तो मैंने आपको बात बताई दूसरे एग्जाम्स देने की, कि आप सीजीएल दे रहे हो, आप दे रहे हो सीएचएसएल दे रहे हो, आप अपना कोई स्टेट पीएससी दे रहे हो, आप कोई डिफेंस एग्जाम दे रहे हो, वो आपका जो भी आपने अपने लिए विजन देखा है। लेकिन इसके अलावा आप सर्विस में रहते हुए ही इंटरनल एग्जाम्स भी देते हो, और अगर वो आप इंटरनल एग्जाम्स दे रहे हो, मेहनत करना आपने छोड़े नहीं है, इंटरनल एग्जाम्स दे के आप क्लियर कर रहे हो, तो इंटरनली ही आप प्रमोट होते होते वहां तक पहुंच जाते हो जहां पे कोई सीजीएल क्लियर करने वाला बच्चा
जो अपनी पहली पोस्टिंग पे पहुंचता है तो आप एमटीएस में कुछ साल की सर्विस और इंटरनल एग्जाम्स क्लियर करने के बाद आप वहां तक पहुंच जाओगे जहां पे सीजीएल वाला बच्चा जो फर्स्ट उसकी पोस्टिंग होती है वहां तक आप एमटीएस से पहुंच सकते हो इंटरनल एग्जाम्स क्लियर करके। लेकिन क्या बोला मैंने, मेहनत करना मत छोड़ना, कुछ साल ऑफ सर्विस भी करना पड़ेगा और एग्जाम क्रैक करने पड़ेंगे इंटरनल वाले। चलो, बाकी ये उन लोगों के लिए अच्छा है कि जो एक सिंपल जीवन चाहते हैं, सिंपल सैलरी चाहते हैं, जिनको संतुष्टि चाहिए एक सरकारी नौकरी की, तो उनके लिए ये बहुत सही है, क्योंकि ये सैलरी बहुत ज्यादा तो नहीं है आज के टर्म्स में, लेकिन ये जरूर है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देते हुए आप अपने परस्यू कर सकते हो आगे की चीजें। बाकी जो कहता है कि नहीं सर मैं तो इतने में संतुष्ट हूं, तो संतुष्टि से बड़ी तो कोई चीज ही नहीं है ना। तो ये हो गया बच्चे आपका पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्कशन। अब बात करते हैं जो आप बच्चों के मन में एक चीज है कि नोटिफिकेशन का क्या। अब जो एसएससी का जो टेंटेटिव कैलेंडर था उसमें क्या बोलता है, वो उसमें बोलता है कि एमटीएस और हवलदार 2026 एग्जाम, तो नोटिफिकेशन रिलीज डेट 30 जून 2026 जो नहीं आया, क्लोजिंग डेट ऑब्वियस सी बात है, जब नोटिफिकेशन ही नहीं आया तो क्लोजिंग डेट का क्या सेंस है। तो कहने का मतलब है कि जुलाई में आपका आ जाना चाहिए था। अब क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है। अब उम्मीद है कि बेटा अगस्त में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, किसका नोटिफिकेशन रिलीज डेट आ सकती है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द फिर वो आए और बच्चों का जो पेपर है वो हो। लेकिन अभी अगर इस मामले में आप मुझसे ये पूछो कि सर एग्जैक्ट महीना बता दो, कोई नहीं बता सकता। अगस्त में भी आ सकता है, सितंबर में भी आ सकता है, ये रियलिटी है। लेकिन आप सितंबर मान के इसलिए मत चलो क्योंकि मान लो अगस्त में आ गया और आप सितंबर के हिसाब से चल रहे थे, बहुत स्लो पढ़ रहे थे, तो फिर एक महीना नुकसान हो गया। इसलिए आप अगस्त में ही मान के चलो कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस साल ना काफी डिलेज हुए हैं, सीजीएल में हुए, सिलेक्शन पोस्ट में हुआ है, स्टेनो में डिले हुआ है, और वही चीज अभी एमटीएस में भी दिख रही है। बाकी जो इसका मंथ ऑफ एग्जाम है पहले सितंबर नवंबर उम्मीद में था, लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है कि ये अक्टूबर दिसंबर आपको मान के चलना है। तो अगस्त में उम्मीद कर रहे हैं हम कि एमटीएस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। चल, तो आशा है कि आज आपको इस एमटीएस में कंप्लीट डिटेल्स प्राप्त हो गई होंगी एमटीएस एग्जाम के संबंध में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये डिटेल्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी, और क्या और जानकारी आप चाहते हैं एमटीएस में, तो उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। धन्यवाद। अच्छा, यहां पर एक महत्वपूर्ण बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर मैं चर्चा कर लेता हूं बेटा। एक महत्वपूर्ण बात क्या है, रुको, तो एक बहुत शानदार बात, एक बहुत ही बेहतरीन सी बात जिस पर मुझे डिस्कशन करना है। तो वो बेहतरीन सी बात क्या है, एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट आपके लिए किया जा रहा है। ठीक, एक सेकंड का बस समय देंगे। तो हाँ जी, तो एक एसएससी एमटीएस का लक्ष्य बैच 2026 बच्चे आपके लिए शुरू किया जा रहा है। तो एसएससी एमटीएस, ध्यान दें, बैच का नाम क्या है, लक्ष्य। तो एसएससी एमटीएस लक्ष्य बैच 2026 आप सभी बच्चों के लिए यहां पे ये बैच शुरू किया जा रहा है, जो शुरू होगा 17 अगस्त से, यानी जो बैच की स्टार्टिंग डेट है बच्चे वो है 17 अगस्त। यहां पे ड्यूरेशन रहेगी 3 मंथ्स की, यानी 3 महीनों में आपको कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा। लेकिन वैलिडिटी है 1 साल की, यानी कि फ्रॉम डेट ऑफ परचेज 1 साल तक आपके पास कोर्स क्या रहेगा, फ्रॉम डेट ऑफ परचेज 1 साल तक कोर्स आपके पास वैलिड रहने वाला है। तो आप बार बार वो वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पे शानदार तरीके से आपको सारी चीजें करवाई भी जाएंगी 3 महीने में। अब इसका प्राइस क्या है, 999। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बच्चे ने पढ़ तो लिया लेकिन अब उसको चाहिए बार बार रिवीजन, तो इसीलिए 1 साल है आपके पास, बार बार वीडियो देखो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि कितनी बार वीडियो देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। 999 इसका प्राइस है। अब आप क्या करेंगे, अधिक जानकारी के लिए 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप दृष्टि लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा है कि ओवरऑल सेशन आपको अच्छा लगा। धन्यवाद।